सभी दर्शकों को मंजरी का प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी दर्शकों का जीयू ग्लोबल के मंच पर रोजगार संबंधी इस चौथी चर्चा में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में डिप्लोमा, तकनीकी स्नातक और औसत वेतन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की थी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्तमान समय में रोजगार के क्षेत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अपने जीयू ग्लोबल के स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहती हूं श्री प्रोफेशनल जी को। जीयू ग्लोबल के सभी दर्शकों को प्रोफेशनल का प्रेम भरा नमस्कार। मिस्टर प्रोफेशनल, आपका हमारे जीयू ग्लोबल के स्टूडियो में फिर से स्वागत है। प्रोफेशनल जी, कृपया यह बताएं कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। मंजीरी जी, आपके जीयू ग्लोबल के मंच से सभी दर्शकों का मैं भी स्वागत करता हूं और अपनी जानकारी के माध्यम से सभी के जीवन में कुछ नवीनता को प्रदान कर सकूं, इसका मैं प्रयास करूंगा। संगठित और असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख भाग हैं। ये दोनों क्षेत्र विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और श्रम प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर मैं बताता हूं। पहला, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नियमितता और संरचना। इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग, कंपनियां और संगठनों के पास निश्चित संरचना और नियम होते हैं। नियामक अनुपालन। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा मिलती है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन आदि। आधिकारिक दस्तावेज। इन संस्थाओं के पास सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होते हैं। उदाहरण, सरकारी कार्यालय, बैंक, बड़े उद्योग, स्कूल, अस्पताल आदि। और दूसरा, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनियमितता और असंरचना। इस क्षेत्र में काम करने वाले छोटे व्यवसाय, दुकानें और व्यक्तिगत सेवा प्रदाता होते हैं, जिनमें कोई निश्चित संरचना या नियम नहीं होते। नियामक अनुपालन का अभाव। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत कम या कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। वे सामान्यतः अनौपचारिक समझौतों पर आधारित होते हैं। आधिकारिक दस्तावेज का अभाव। इन संस्थाओं के पास अक्सर कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उदाहरण, छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, कारीगर, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक आदि। मुख्य अंतर सारांश में। नियमितता और संरचना संगठित क्षेत्र में अधिक होती है, असंगठित क्षेत्र में कम। श्रम कानून अनुपालन संगठित क्षेत्र में उच्च, असंगठित क्षेत्र में निम्न। आधिकारिकता। संगठित क्षेत्र में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, असंगठित क्षेत्र में नहीं। ये विभाजन न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक और श्रमिक अधिकारों के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सामान्यतः अधिक सुरक्षित और बेहतर आर्थिक स्थितियों में होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अधिक जोखिम और अनिश्चितता का सामना करते हैं। प्रोफेशनल जी, अब कृपया यह बताएं कि भारत में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की औसतन क्या स्थिति है। भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों की औसत स्थिति की जानकारी देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पहला, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कर्मचारियों की संख्या। संगठित क्षेत्र में कुल श्रमिकों का केवल एक छोटा हिस्सा कार्यरत है। कुल रोजगार का लगभग 10 से 15% संगठित क्षेत्र में आता है। वेतन और लाभ। संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ मिलते हैं। वेतन संरचना और प्रमोशन नीति अधिक स्पष्ट और अनुशासित होती है। नियमितता और स्थिरता। संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिरता और सुरक्षा अधिक होती है। श्रमिकों को नौकरी से हटाए जाने का खतरा कम होता है और नौकरी की शर्तें अधिक स्थिर होती हैं। उदाहरण, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, टेलीकॉम, बड़े उद्योग, सरकारी सेवाएं। और दूसरा, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कर्मचारियों की संख्या। असंगठित क्षेत्र में कुल श्रमिकों का बड़ा हिस्सा कार्यरत है।
भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या का लगभग 85 से 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। वेतन और लाभ। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अक्सर न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ नहीं मिलते। वेतन अनियमित और कम होता है। अनिश्चितता और असुरक्षा। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। श्रमिकों को कभी भी काम से निकाल दिया जा सकता है और काम की शर्तें अस्थिर होती हैं। उदाहरण: कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, फेरी वाले, कारीगर। औसत स्थिति का सारांश। आर्थिक भागीदारी। संगठित क्षेत्र में कम लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन उनकी आय और जीवन स्तर उच्च होता है। असंगठित क्षेत्र में अधिक लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन उनकी आय और जीवन स्तर निम्न होता है। सामाजिक सुरक्षा। संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का स्तर उच्च होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में यह लगभग न के बराबर होता है। श्रम कानून अनुपालन। संगठित क्षेत्र श्रम कानूनों का पालन करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में यह अनुपालन नगण्य होता है। भारत सरकार वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है? वर्तमान में चल रहे प्रयास। भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोड। इन प्रयासों के बावजूद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए और भी कई कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि वे भी संगठित क्षेत्र के समान सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्राप्त कर सकें। प्रोफेशनल जी, आपके विचार में जिस प्रकार से एआई के कारण मानवीय कार्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में किस क्षेत्र में रोजगार सरलता से किया जा सकता है? एआई और ऑटोमेशन के कारण कई पारंपरिक कार्य समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानवीय कौशल की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। भविष्य में रोजगार के लिए निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला, रचनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कला, संगीत, लेखन, डिजाइन और अन्य रचनात्मक कार्यों में एआई की सीमाएं हैं। रचनात्मकता और मानविक संवेदनाओं की आवश्यकता वाली नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। डॉक्टर, नर्स, मनोचिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की मांग हमेशा बनी रहेगी। रोगियों के देखभाल, उपचार और मानवीय संपर्क की आवश्यकता होती है। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एआई सहयोगी भूमिका निभा सकता है, लेकिन शिक्षकों और प्रोफेसरों का महत्व बना रहेगा। विशेष रूप से उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण में मानवीय अनुभव और ज्ञान महत्वपूर्ण है। चौथा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन प्रबंधन में निर्णय लेने, संवाद और मानव संबंधों का महत्व होता है। एआई सहायता कर सकता है, लेकिन पूर्णतः मानव संसाधन प्रबंधन नहीं कर सकता। पांचवा, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। योग, ध्यान, काउंसलिंग और अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मानवीय संवेदनाओं और अनुभव पर निर्भर करती हैं। छठा, विकासशील प्रौद्योगिकी और नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और अन्य नई तकनीकों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की आवश्यकता बनी रहेगी। सातवां, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ेगी। आठवां, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता, एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा और स्थिरता परियोजनाओं में काम करने वाले पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। नौवां, सामाजिक कार्य और समुदाय सेवा, सोशल वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस।
समाज सेवा, गैर सरकारी संगठनों, NGOs और समुदाय सेवा में मानवीय संवेदनाएं और सेवा भावना की आवश्यकता होती है। और 10वां, व्यावसायिक रणनीति और नेतृत्व, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप। उच्च स्तरीय नेतृत्व और रणनीति बनाने वाले पेशेवरों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह क्षेत्र AI द्वारा पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बनी रहेंगी क्योंकि इनमें मानवीय संवेदनाओं, अनुभव और जटिल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो AI द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण यह है कि लोग अपने कौशल को विकसित करते रहें और नई तकनीकों के साथ सामंजस्य बनाएं। मंजरी जी, इसके अतिरिक्त एक ऐसा क्षेत्र भी हमारे साथ सदैव जुड़ा रहेगा जिसके द्वारा एक सामान्य व्यक्ति भी थोड़े से प्रयास से अपनी आजीविका को अर्जित कर सकता है। मैं आपको अपनी अगली चर्चा में इसके विषय में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। क्या बात है, ऐसा भी एक क्षेत्र है जहां पर बहुत ही सरलता से कम कौशल वाले लोगों को भी अपनी आजीविका के चिंतित नहीं होना पड़ेगा। प्रोफेशनल जी, हमारे दर्शक उसे जानने के लिए आपसे मिलने के लिए अगले सत्र में अवश्य आएंगे, क्योंकि वास्तव में हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम सर्वप्रथम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। सर, आप हमारे इस स्टूडियो में आए उसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर, आपका हमारे मंच पर पधारने के लिए फिर से धन्यवाद। मंजरी जी, मैं भी आपको एवं GU ग्लोबल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने रोजगार जैसे ज्वलंत विषय को चुना और उसके प्रति जानकारी अर्जित करने का कदम उठाया। मैं आपके इस GU ग्लोबल के मंच पर आकर बहुत अच्छा अनुभव करता हूं। सभी को नमस्कार। दर्शकों, यह चर्चा विशेष तौर पर आपके और आपके सभी जानने वाले लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रसारित की जा रही है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह सत्र बहुत अच्छा और जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। हम यह भी जानते हैं कि आप हमारे आने वाले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसकी सूचना आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी प्रेस करेंगे। आप सभी को हमारे GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।